चलो शाम को देखो पिछले क्लास में हम लोग वर्क दो क्लास हो गया, दोनों क्लास में हम लोग वर्क ही समझे, जबकि वर्क एनर्जी पावर सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी पावर। आज हम लोग वर्क में हम लोग देख रहे हैं किस तरह से वर्क के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, और हीट थोड़ा सा अलग होने लगता है, खासकर फोटॉन के लेवल पे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पल्स के फॉर्म में देखें तो थोड़ा अलग होने लगता है, वो क्वांटम की तरफ शिफ्ट होने लगता है चीजें। तो अब उस पे नहीं जा रहे हैं, मैकेनिकल चीजों पे जा रहे हैं, जिसमें वर्क के थ्रू हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। सो उसमें यूनिवर्सल लॉ, वर्क एनर्जी थ्योरम कहिए, जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहिए, एक ही बात है। सो वर्क आज हम लोगों को पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम, चाहे प्रिंसिपल जो भी कर दीजिए, प्रिंसिपल वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अच्छा, ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब हर जगह वैलिड है, जो हम लोग मैकेनिकल चीजें देख रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ फोर्स लगाते हैं और वर्क डन के थ्रू हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। लेकिन नोटिस करने वाला पॉइंट है कि इस थ्योरम में एनर्जी के नाम पे, नाम तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी नाम दे सकते हैं। वैसे पॉपुलर ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि केवल काइनेटिक एनर्जी ही आता है इसमें, है ना, इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी आता है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे काइनेटिक एनर्जी इज अल्टीमेट एनर्जी व्हिच डील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी ट्रांसफर, that may be kind of what, heat energy, internal energy, molecular level पे vibrational energy, sound energy, ये सब मिलना है, नहीं? तो इसका इस थ्योरम का सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो वर्क डन प्लस हो, माइनस हो, चाहे जीरो हो। वर्क डन जीरो है तो वर्क डन है ही नहीं टोटल, और तब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगा, है ना। तो जल्दी से कोई स्टेटमेंट लिखो इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है total net work done on a body or a system, on a body or a system, system मतलब हो सकता है कई बॉडी मिला के, है ना, हाँ सिस्टम माना गया हो। तो जनरली एक बॉडी भी होती है, और जब हम लोग, अच्छा इसका अगला चैप्टर ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर। तो टोटल नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी or a system is always equal to change in kinetic energy, is always equal to change in kinetic energy। अब आपके ऊपर है कि आप आगे लिखें ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम, चाहे हम नहीं लिखें, सेंस तो यही है कि उसी की बात हो रही हो, नहीं? जैसे मान लो मैं नहीं लिख पाया, इतना ही तो ठीक है, इतना ही काफी है। छोटा में लिखना है तो इतना ही लिखो, थोड़ा लंबा खींचना है तो कह दो ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम, दैट सिस्टम ना, मतलब उस बॉडी का या सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मैग्नीट्यूड बस होगा ना, तो बस मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही होता ही है। सर वो सर वेक्टर क्वांटिटी है क्या चीज वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये देखो, इसका एक्सप्रेशन देखो, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है टोटल वर्क डन
is equal to change in kinetic energy। अच्छा मैं हीट को डील नहीं कर रहा हूँ ना, वैसे हीट इज नथिंग बट a kind of negative work done on a body, हीटिंग उसी से होती है इस तरह का रेंज, तो मैं उस पर भी नहीं जा रहा फिलहाल। सो टोटल वर्क डन में हीट टर्म नहीं ले रहा हूँ, यूनिवर्सल टाइप का चीजें लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क डन हीट में भी कुछ चला गया, कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हो गया ऐसे। जैसे कहा था कि हीट थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है क्योंकि वो रेडिएशन, फोटोन, लाइट उसमें बात होती है ना। प्लैंक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एक लंबा सा इतिहास है एनर्जी का अपना। हम लोग अभी एनर्जी को भी पढ़ेंगे कि आखिर एनर्जी की बात क्यों हुई, वर्क डन की बात क्यों हुई, वो तो बताया था मैं आपको। काइनेटिक एनर्जी की बात कहां से आई, ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आया, हीट। बहुत सारे सीरीज ऑफ साइंटिस्ट हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन किए और बिफोर क्राइस्ट मतलब 3 साल जो डॉक्यूमेंटेड है। बात उससे पहले भी तो बात होती ही रही होगी, सोक्रेटिस के भी टाइम में बात हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी, हमको लगता है कम बात हुई। और जैसे जैसे आगे बढ़ा ज्यादा बात होती रही होगी। तो साइंस का डेवलपमेंट हमको लगता है कि मैं ऐसे कहूँ कि पहले टफ था क्योंकि हमारे पास इनिशिएट करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन यदि मैं एडवांसमेंट के नाम पे कहूँ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ और पिछले 40 सालों में जितना ग्रोथ हुआ होगा पिछले 4000 सालों में भी नहीं हुआ होगा। नहीं, आप लोगों को नहीं लगता है पिछले 40 साल में जितना ग्रोथ हुआ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आया, डिजिटल। अब तो क्वांटम की थ्योरी आने लगे है, क्वांटम कंप्यूटिंग, दैट इज लाइक एनालॉग, नॉट 0100101 फॉर्म। कंप्यूटर तो इसी पे काम करता है ना, बाइनरी डिजिट्स। तो एक समय वो था जो या तो 0 या तो 1 या तो ऑफ या तो ऑन, इस टाइप का। क्वांटम कंप्यूटिंग इन बिटवीन समवेयर दैट वर्क्स। अभी आपका कोर्स नहीं है, ये बर्निंग टॉपिक है जो इस समय का है। नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टनलिंग। अभी एंटमैन में सेकंड देख रहा था, देख के देखे हैं? अच्छा फर्स्ट में देखे हैं? लेकिन समझ में कम आया होगा। अच्छा हिंदी में देखने में समझ आया। तो change in kinetic energy means what? Kinetic energy final minus kinetic energy initial। और यदि एक बॉडी की बात करें, तो क्या कहेंगे? 1/2 मास इनर चेंज हो तो mvf² minus 1/2 mvi²। यदि एक बॉडी, अरे कई बॉडी है तो सबका लेना होगा फाइनल में भी और सबका इनिशियल में भी लेना होगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, और जो मैकेनिक्स में हर जगह देखने को मिलेगा। और इसे यूनिवर्सल लॉ कहा गया है। क्यों यूनिवर्सल लॉ कहा गया है? क्योंकि सब जगह सच दिखता है। यदि हम लोग हीट वाले में और क्वांटम वाले में, मॉडर्न फिजिक्स वाले में न जाएं तो, है ना, क्योंकि वहां पे तो कई चीजें और भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। सो लिखिए, राइट अप, इसको लिख लीजिए, ये वर्ड में लिखिए ना। अच्छा इस टोटल मतलब समझते हो? इस वर्क डन टोटल मतलब हर तरह के फोर्स का वर्क डन, एक्सटर्नल हो तो भी, इंटरनल हो तो भी, सूडो फोर्स हो तो भी, कंजर्वेटिव है तो भी, नॉन कंजर्वेटिव है तो भी, किसी भी तरह का फोर्स है, फील्ड फोर्स है तो भी, कांटेक्ट फोर्स है तो भी, फंडामेंटल चारों तरह के फोर्स है तो भी, सारा फोर्स, सारा को बोलते हैं सूडो फोर्स तक का। क्यों सूडो फोर्स तक का मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो चीजों को सही देखने के लिए, सब थ्योरम को सही होने के लिए एक फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। एग्जांपल ले,
काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो रिलेटिव। देखिए कैसे, मैं कहूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दिख रही है, तो आप क्या कहेंगे? 0। अच्छा जब सच ये नहीं है, भयंकर काइनेटिक एनर्जी मेरे पास। कैसे? आप घूम रही है, उसके साथ मैं भी घूम रहा हूँगा, और उसकी और मेरी स्पीड के अर्थ के एक्सिस के अबाउट, अर्थ के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन के कारण मेरा स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर पर आवर। कितना? 1600। मतलब सोनिक जेट फाइटर से तेज से भाग रहा हूं मैं। हां सर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है समझ? लेकिन फिलहाल आप क्या बोल रहे हैं? 0। क्यों? क्योंकि रिलेटिव होती है ना ये। अच्छा रिलेटिव होती है तो इसका मतलब ठीक है, तब तो फिर कंसीडर करना पड़ेगा सूडो फोर्स। तो सारा फोर्स का वर्क डन, सारे तरह के फोर्स का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आया कहां से, प्रूफ कैसे होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि प्रूफ कैसे होगा। बताता हूं कैसे प्रूफ होगा। देखिए किताबों में तो ऐसे कर दिए, बड़ा सिंपल सा कर दिए कि ऐसा है कि मोशन का जो 3 इक्वेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और खासकर तीसरा v² बराबर u² प्लस 2as। मैं प्रूव करने जा रहा हूं इसको, जो वो कई किताबों में किए हैं, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि इसमें हमको स्पेशल लगता है, जनरल लगता ही नहीं। देखिए कैसे, इसमें आप हाफ में मल्टीप्लाई करते हैं 1/2m, मल्टीप्लाई बाय 1/2m बोथ साइड। सही है? यस सर। हैं? अच्छा ये बताओ इसको के ई फाइनल लिखें, इसको क्या लिखें? के ई इनिशियल। और इसको लिखो, दो कैंसिल हो गया। एक को क्या लिखें? एक और एस, उसी के नाम डिस्प्लेसमेंट फोर्स के नाम। तो बताओ ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया? डेल्टा के ई। देखो प्रूफ है। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? जनरल नहीं। क्यों नहीं जनरल? क्योंकि ये इक्वेशन केवल किसके लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसको देखने पे, क्योंकि यहीं से निकाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज जो आया है वो कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सही है, जनरल के लिए सही ही ना हो, तो क्या करोगे? तो ये हमको पता नहीं क्यों किताब लिखी है, हमको ये ही नहीं मालूम चला। नहीं फिजिक्स उसमें तो ये वाला भी होगा और जनरल वाला भी होगा। तो जनरल का करो जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि फोर्स पे मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा। इसमें तो कंडीशन है ना, इसमें इस फोर्स पे कंडीशन लग रहा है। जैसे लग रहा है कि क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट फोर्स कह रहा हूँ? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्योंकि जो जहां से शुरुआत किए थे वो तो कांस्टेंट और एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, वो जनरल के लिए वैलिड है। तो ये गड़बड़ है इसका मतलब, तो इसको कैंसिल करता हूं। पर देख सकते हैं वैसे सबसे कांस्टेंट फोर्स के सही है, तो 1 डिग्री है एटलीस्ट। जिधर चल रहा है उधर इधर फोर्स लग रहा होगा उसके लिए तो सही है। हम कहते हैं कोई वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने के लिए कहेगा तो कम से कम कुछ नहीं आएगा तो यही तो कम से कम ये तो लिख ही देना कहीं पे। हमको लगता है कि उसको जनरल पता भी नहीं होगा, उसको भी यही मालूम होगा, सही भी कर देगा, वो पूरा नंबर दे देगा। खुश हो गया करता नंबर ज्यादा भी दे सकता है। लिख लिए?
फिर मैं अब जनरल प्रूफ करने जा रहा हूं। ये देखिए एक पार्टिकल है जो इस पे चल रहा है, पाथ है ये, और पार्टिकल ये है, पार्टिकल ये है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन के लिए हमें टेंजेंशियल दिखाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है वैसे ही पाथ बनता है। और फोर्स ये है, फोर्स ये है, ठीक है। अभी सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ेगा, फिर भी जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुन लेना ना। जब भी कर्व मोशन हो, जब कर्व मोशन नहीं होता है तो एनएलएम का आप लोगों को याद होगा स्टेप है एनएलएम का, फ्री बॉडी डायग्राम, एक्स वाई एक्सिस अच्छा वाला, फिर रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस और एक बराबर ए में, और फिर कैलकुलेशन और देता हूं, ठीक है। लेकिन कर्व मोशन हो, बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान से प्रॉब्लम उठाओ। कर्व मोशन हो तो सच तो यह कि कोई भी एक चीज मानोगे सही आएगा, लेकिन बढ़िया वाले के लिए बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है, केवल टेंजेंशियल और रेडियल ही बढ़िया होता है। वैसे तो सच तो ये है कि कैसा भी मानो, कितने तरह का एक्सिस मान सकते हो, और कौन सा वाले से सही आएगा, सब तुम लोगों से नहीं आएगा, फंस जाओगे कहीं। तो इसमें बढ़िया वाले के लिए कोई स्कोप ज्यादा नहीं, केवल एक ही है, क्या क्या वाला, टेंजेंशियल और रेडियल। कर्व हो तो कर्व तो कर्व है क्या, कर्व है तो एक्सिस मानता हूं, ये रहा टेंजेंशियल और ये रहा रेडियल। फ्री बॉडी डायग्राम में यही एक लग रहा है। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में V और A नहीं आता, फ्री बॉडी डायग्राम में केवल A ही होता है। ये तो V बस दिखा दिया हूं, कई तो सोचते हैं कि सर इसको तोड़िए, वेलोसिटी फ्री बॉडी में वेलोसिटी कहां होता है यार, तो बस दिखाया है, तो यही है। और दो एक्सिस मान चुका हूं, ठीक है। जो टेंजेंट के अलोंग फोर्स होता है उसको एफटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफटी, मतलब टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वैल्यू है F cos थीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को, कहा था ना कि नहीं पढ़े हो तो भी समझ में आएगा, वैसे तुम सर्कुलर मोशन में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि एलएलएम ही है। अच्छा, ये इधर की तरफ F sin थीटा, और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसे रेडियल फोर्स कहते हैं, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। चार चार नाम है इसका। FC कहूंगा तो सेंट्रल, चाहे सेंट्रल, FR कहूंगा तो FN कहूंगा तो नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। अब जरा ध्यान से और सुनो, पहले तो ये जान लो, एक बड़ी चीज तो ये जान लो कि वेलोसिटी जिधर है फोर्स उधर भी लग सकता है, परपेंडिकुलर भी लग सकता है, बीच में लग सकता है, पीछे लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर किधरों लग सकता है, किधरों किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। फोर्स का वेलोसिटी से मतलब नहीं होता, फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन से है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी से है। किस मतलब वेलोसिटी से नहीं, किससे, हाँ, बड़ा पॉइंट है। तो फोर्स देखिए किधर लगा है, फोर्स इधर भी लगा सकता है, ये भी एक पॉइंट, ऐसे समझो। तो और कुछ बड़े बड़े पॉइंट सुनो। फोर्स को तोड़ना टेंजेंशियल और रेडियल, जो V के परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, उसका काम केवल मोड़ना होता है, उसकी औकात ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड बदल दे। मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, उसकी औकात ही नहीं। उसका काम केवल और केवल क्या है, मोड़ना, डायरेक्शन चेंज करता है।
तो रेडियल जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो केवल और केवल क्या करता है, मोड़ता है, डायरेक्शन चेंज करता है। और जो वेलोसिटी के अलोंग होता है वो मैग्नीट्यूड चेंज करता है। यदि v की तरफ रहा तो ज्यादा करेगा, उल्टा रहा तो कम करेगा, और परपेंडिकुलर रहा तो न कम करेगा ना ज्यादा करेगा, मोड़ेगा। क्या करेगा, मोड़ेगा। याद रहेगा आप लोगों को? हमको तो लगता है कि सर्कुलर मोशन खत्म होने वाला है, इतना ही है सर्कुलर मोशन। तो अब हम लोग लीनियर वाला जो 1D टाइप का होता है वो एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुन। टेंजेंशियल वाला लिया पूरा लिखने जा रहा हूं। अच्छा हाँ, नोटिस करने वाला पॉइंट है, फोर्स को मैं कांस्टेंट नहीं कहा। नोटिस करने वाला पॉइंट है, मैं फोर्स को कांस्टेंट नहीं कहा। ये नहीं कहा कि कांस्टेंट, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो करने जा रहा हूं, देखिए जरा। Force along any direction, force along any direction is equal to mass into acceleration along any direction। कोई दिक्कत आप लोगों को? फिर tangential force बराबर mass into tangential acceleration। radial force या centripetal force बराबर mass into centripetal acceleration। force along x बराबर mass into acceleration along x। फोर्स along y बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन along y। नेट एक्सेलरेशन नहीं, केवल y का। फोर्स along any डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन along that डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन नहीं, वो एनी मतलब वही वाला एनी। सो आगे बढ़ता हूं। हमको ये बताओ कि एक टी कितना है, जरा देख के बताओ तो वहां से। और m आपको पता है 80 dv by dt भी होता है और 80 v dv by ds भी होता है तो इसको v dv by ds लिख देना, v dv by ds। जितना सही dv by dt है उतना ही सही v dv by ds है, along v के लिए, है ना। तो v dv by ds, मैं ds इधर मल्टीप्लाई करूं, ds इधर f ds cos थीटा बराबर m v dv। कोई दिक्कत? सही है। ds इधर मल्टीप्लाई किया तो एक ds तो क्या होगा, cos थीटा, और इधर हो गया होगा m v dv। मैं चाहता हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, मना करो इनको, करने जा रहा हूं। ये किया और ये किया, जनरल है, मैं कांस्टेंट नहीं कहा हूं कोर्स को। मैं इसको छोड़ दिया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं ऐसे, इनिशियल टू फाइनल एस पोजीशन जो भी कर लीजिए। मैं पर यहां से इनिशियल फाइनल में लिखना चाहता हूं, इनिशियल टू फाइनल। तुम लोग इसके आगे अपने से करो, सही है। बताओ इसको क्या कहा जाए, बताओ बाय डेफिनेशन क्या कहा जाए? वर्गन है क्या? है वर्गन है। इधर करो, चेंजिंग काइंडिंग लग जाएगा, राइट में आएगा चेंजिंग काइंडिंग करके। v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2। v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2। हो गया सर। सभी लोग इसका फोटो भी बना लें और जनरल वाले से इसको देख भी लें किस तरीके से इसका प्रूफ है, जिसमें मैं फोर्स को कांस्टेंट नहीं कहा, फोर्स कांस्टेंट नहीं कहा, इसका मतलब यूनिवर्सल लॉ लग रहा है।
इसके आगे बढ़ता हूं ना, बताओ यहां से इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। वर्क डन, क्या ये डेफिनेशन, अब इस पे थोड़ी कहोगे सर इसको वर्क डन क्यों कहते हैं, मैं कहा था ना कि डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं, तो वर्क डन ये और जनरल, हाँ ये स्पेशल नहीं है कि कांस्टेंट फोर्स की। इधर देखिए एम है तो कांस्टेंट है, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर t dt का x dx का ब्रिजेश d ब्रिजेश का ब्रिजेश स्क्वायर बाय 2 डंडा डी डंडा है ना, तो लिखता हूं v स्क्वायर बाय 2। जरा देखिए लिमिट कैसे रखते हैं यहां से आप लोगों को, ये देखिए m जहां वेरिएबल है वहां ये रखते हैं, जहां है वहां ये रखते हैं। माइनस जहां ये है वहां ये नीचे रखते हैं। क्या ये तुम लोग समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, बराबर 1/2 m vf स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर, और ये हो गया kef माइनस kei बराबर डेल्टा ke। अप्रूव हो गया। और इसमें कहीं भी नहीं कहा कि फोर्स कांस्टेंट, जनरल, और इसीलिए यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं इसको। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसको रियल लाइफ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए लिखिए जल्दी से, थोड़ा तेजी से लिखा करो, स्पीड को थोड़ा बढ़ाओ और थोड़ा बढ़ाओ। जो काम को तुम 30 सेकेंड में करते हो, दिमाग में रखो कि 2-3 दिन के अंदर वो 29 सेकेंड में हो जाए, बस थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता ना कि 30 सेकंड में करते हो और अचानक दिमाग में आए कि अब मैं तो 1 सेकंड में करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो थोड़ा ये ग्रेजुअल चेंज का बहुत प्रभाव है। देखो तो मास है ये, यदि मैं इसको छोड़ दूं, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो इस पे देखो सही में छोड़ नहीं जा रहा हूं, देखा आप लोगों को। यदि मैं इसको छोड़ दूं ऐसे, तो छोड़ने के बाद इस पे mg काम करेगा, वर्क डन करेगा, क्या है? और जितना वर्क डन करेगा वो किसमें चेंज होता रहेगा, काइनेटिक में किसमें जाता रहेगा, यही वाला है जो बोल रहे हैं रियल लाइन। अच्छा ये देखो, ये ऊपर फेंक दो इसको, ऐसे फेंक दो, मैं ऊपर फेंका तो मैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैक्सिमम गया वहां तक देखना चाहता हूँ ना, ऐसे यहाँ तक। जानते हो फिर से सही है, यही यूनिवर्सल लॉ है ना ये। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपने दिया था हाथ से, उसके बाद से बात होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mu स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कोई बता पाएगा? -1/2 mu स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जानते हो कितना है, जितना mg काम किया है। mg किधर लगा था, गया किधर था, तो नेगेटिव ऑर्डर की नहीं, हाँ तो देखिए ये भी यूनिवर्सल लॉ। तो ये चीज देखना सब जगह से, जहां देखो वही से 12 में कोई चैप्टर पढ़ना सब जगह से। तो एक तो ये जो प्रैक्टिकली आपको दिखाया। दूसरा, यदि मैं ऐसे कहूं, अब इसकी ब्यूटी देखिए, इसका एप्लीकेशन में ब्यूटी देखिए। जैसे मैं कहूं, देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं ना। What is initial kinetic energy of this remote body? 0.
नहीं नहीं ये हाँ गॉड के रिस्पेक्ट हाँ व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 अच्छा व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 देखो 0 अरे कहां वेलोसिटी कहां है यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 तो टोटल नेट वर्क डन 0 क्योंकि थ्योरी है ना थ्योरी कहता है कि टोटल नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 सो टोटल नेट वर्क डन इज 0 अब हमको ये बताओ इस पे काम कौन कौन कर रहा था एक तो mg कर रहा था एक तो हम कर रहे थे तो mg का वर्क डन बताओ यदि हाइट h है तो mg नीचे लग रहा था गया नीचे था तो वर्क डन कितना mgh प्लस इधर mg लग रहा है उधर की तो वर्क डन कितना तो अब हमारा बताओ कितना वर्क डन माइनस mg क्यों माइनस mgh क्योंकि दो ही लोग लगा रहे थे और दोनों का मिला के 0 होना था दोनों का मिला के 0 होना था अच्छा फिर भी करा देता हूं क्यों मेरा माइनस mgh है जब ये मैं नीचे ले जा रहा था ना तो मेरा नॉर्मल ऊपर लग रहा था मेरा नॉर्मल किधर लग रहा था mg किधर लग रहा था जा किधर रहा था तो नीचे mg नीचे गया तो उसका तो प्लस हो गया मेरा तो ऊपर लग रहा था गया नीचे था तो उसका तो माइनस होगा क्लियर अच्छा चलिए फिर से बताइए व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट में अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 यहां से यहां तक प्रोसेस हुआ है प्रोसेस क्या होता है कहीं से कोई चीज जाता है कहीं पे सेपरेशन होता है कहीं पे स्टिक हो जाता है कहीं पे कोलिजन होता है कहीं पे एक्सपेंशन होता है कुछ भी प्रोसेस कहीं पे हीटिंग हो रहा है कहीं पे कूलिंग हो रहा है कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं पे कोई चीज फॉल हो रहा है तो कोई चीज कहीं से कहीं कुछ हुआ होगा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज कोई किसी चीज का दैट इज प्रोसेस फिनोमेना है ना और उसी को हम लोग डील करते हैं वही साइंस है फिलहाल अपने कोर्स तक फिर से देखते हैं ये फिनोमेना देखिए व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि इनिशियल भी 0 था फाइनल भी 0 है तो चेंज 0 है फाइनल माइनस इनिशियल तो टोटल वर्क डन बता दो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क डन होता है और हमेशा टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 सो टोटल वर्क डन इज 0 अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया यार वर्क डन में ये बताया हूं फिर से रिपीट मान लो यदि बताया हुआ तो नेट वर्क डन अलग बात और किसी एक फोर्स का वर्क डन अलग बात बताया था हां तो टोटल वर्क डन अलग बात टोटल वर्क डन कोई कहेगा तो आंसर क्या 0 लेकिन मैं कहूंगा कि मेरा वर्क डन बताओ बड़ा खतरनाक था तो मेरा वर्क डन ऐसे नहीं आएगा कैसे करो तो सुनो मेरा वर्डन सुनो मेरा वर्डन थोड़ा अजीब है ना पता नहीं ऐसे करके बड़ा अजीब सा ऐसे तो मेरा वर्डन थोड़ा खतरनाक है तो दिस इज ब्यूटी ऑफ व्हाट वर्क एनर्जी थ्योरम उस कांस्टेंट फोर्स का वर्डन पहले लीजिए जो वेल नोन है mg वाला तो चलिए टोटल वर्डन 0 आप जानते थे यहां से यहां तक mg का वर्डन बताओ mg किधर लगा गया किधर है तो क्या कैसे चल रहा है यार अरे नहीं यार यहाँ पे क्रिया चल रहा है उसी पे सेंसिटिव है ना ये तो हाँ अच्छा तुम लोग को ये देखो इतना बढ़िया पढ़ा रहा था लेकिन क्रिया कितना ये देखो इसको सर माउस सर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था
डिस्ट्रैक्ट कर, फोकस अपना अच्छा रखो ना। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन 0 था क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 था। अब बताओ mg का वर्क डन बताओ। mg किधर गया, किधर, तो mg का वर्क डन बताओ। तो क्योंकि टोटल 0 होना था और ग्रेविटी का माइनस mgh था, तो मेरा जरूर कितना रहा होगा mgh, ताकि टोटल क्या हो जाए, क्लियर। ये देखो ऐसे। अच्छा mg वाला तो समझ में आता, मेरा वाला भी समझ लो। मेरा फोर्स किधर लग रहा है देखो तो नॉर्मल मेरा वाला, अब गया किधर, उधर ही, तो ये रहा। अच्छा फिर से पूछता हूं, देखता हूं क्या लोग बता पाते हैं। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हां 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 और मैं बहुत खतरनाक फोर्स लगाने जा रहा हूं, सभी लोग देखेंगे ना। मतलब मैं इतना खतरनाक फोर्स लगाने जा रहा हूं कि उसका एक्सप्रेशन भी ना हमको मालूम है, खुद में लगाने जा रहा हूं, हमको नहीं मालूम, ना ही आपको मालूम है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम बता देगा मैं कितना काम किया हूं। देखिएगा व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। नीचे h ले जा रहा हूं लेकिन ले कैसे जा रहा हूं वो देखो। आपको बहुत हल्का सा फोर्स लग रहा था, बहुत भयंकर फोर्स लगा था, तब मैं इतना नाचा था। और बताना है कि मेरा कितना वर्क डन हुआ ना। अच्छा रेस्ट में है अभी, यहाँ भी रेस्ट में था। ब्यूटी देखिए इसकी इस थ्योरम की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। दो ही फोर्स लग रहे थे, एक mg लग रहा था, एक में तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन भी 0 ही होगा। mg वाला पहले बताओ, मेरा वाला तो निकाल ही नहीं पाओगे यदि ऐसे नहीं सोचोगे। तो बताओ mg वाला वर्क डन बताओ, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, याद है ना। प्रूव किए हैं कि फोर्स की तरफ शिफ्ट देखना है बस, ये नाचने वाला नहीं देखना है। तो ग्रेविटी का वर्क डन बताओ mg, और टोटल 0 होने के लिए मेरा वर्क डन ताकि नेट क्या हो जाए 0। ब्यूटी है इसकी। कितना खतरनाक फोर्स लगा था, वर्क डन आ गया मेरा। मेरा वर्क डन है माइनस mg। सर अगर mg ना हो ऐसे फेंक दें सर तो वर्क डन कितना होगा? ऐसा फेंकोगे तो फेंकने के बाद से शुरू होगा। और हाँ वही करते हैं स्पेस में, मतलब इसे यहीं पे ग्रेविटी में ना कि स्केल वेलोसिटी से, इसके वेलोसिटी से नहीं फेंकना चाह रहे ना, ये इसके वेलोसिटी के आधे वेलोसिटी से नहीं फेंकना चाह रहे ना। ये सब ग्रेविटेशन का पार्ट है, आगे देखेंगे ना। अभी फिलहाल जितना चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं और चाहे अलग से क्वेश्चन पूछ लेना, है ना। अभी फेंका तो था यार, मैं वहां तक फेंका था जहां पे g कांस्टेंट मानते हैं, g कांस्टेंट। वैसे सच है कि ऊपर जाते हुए g घटता है, लेकिन इतना भी नहीं घट जाता कि कांस्टेंट ना माने। देयर इज अप्रोक्सीमेशन। ये बताओ जितना यहाँ पे ग्रेविटी है यहाँ पे कम है, लेकिन कितना कम हुआ है वो बताते हैं? 0.00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 0
वही है। सो आप लोग ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा देखता हूँ कितने लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं ध्यान से। What is initial kinetic energy? What is final kinetic energy? Rest में Yes, sir. change in kinetic energy? Total work done? Work done by gravity. mg किधर गया इधर। So what is work done by gravity? टोटल जीरो होना था, ग्रेविटी का जीरो है तो जरूर मेरा भी जीरो होगा। लेकिन यदि मेरा भी जीरो होगा तो ये तुम किए हो, ये हम लगे हो। हाँ तो वर्क डन जीरो क्यों बोला? mg तो फोर्स होता है। क्वेश्चन समझ आया? फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं इसको यहाँ पे लेके गया हूँ तो मैं कुछ तो किया हूँ, लेकिन फिजिक्स में क्या हो रहा है? फिजिक्स में हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है तो टोटल वर्क डन जीरो है। ग्रेविटी ने काम किया नहीं तो जरूर मेरा भी जीरो ही होगा। यदि ग्रेविटी जीरो काम किया और मेरा काम जीरो नहीं है
तो फेल हो जाएगा यार। हाँ बताओ। उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का जो क्या बोलते हैं टोटल वर्क डन चेक करते हैं तो वो 0 क्योंकि आपका फोर्स जो है अच्छा तो ये ऐसे ही चल दिया है बिना फोर्स लगा। जो काइनेटिक एनर्जी से निकाले हैं सर वर्क डन जो निकालते हैं वो जिस डायरेक्शन मतलब जो हमने वर्क नहीं तो नीचे mg वाला तो हमको समझ में आ रहा है, जैसे नीचे mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इस हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप mg वाला बोलिए। अब मेरा वाला बोल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है ना। मैं तो कुछ किया हूं, लिख गया हूं यार मैं, मतलब मेरा वाला भी फोर्स 0 कर दो तो लिख कौन गया तुम? नो सर जो वर्क डन जो हम निकाले हैं 0 वो डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो हॉरिजॉन्टल हाँ mg वाला ना, तो वो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का जब हम 0 लिए हैं वो सर इस क्या बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का 0 लिए हैं तो mg वाला ना। मेरा वाला मैं पूछ रहा हूं, मेरा वाला एक्सप्लेन करना है। mg वाला में दिक्कत नहीं है, मैं तो बोल ही रहा हूं कि mg वाला 0 है। और कोई सर पहले जब हॉरिजॉन्टल लेग जा रहा था तो सर उसके लिए सर पहले 0 से वेलोसिटी कुछ बढ़ाए थे, उसके बाद सर कुछ वेलोसिटी हाईएस्ट वेलोसिटी के बाद उसकी वेलोसिटी 0 की है, जिसके बाद सर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, जिससे काइनेटिक एनर्जी नहीं मेरा वाला वर्डन होता है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, से वर्क डन 0 मेरा वाला। चलो मैं बता रहा हूं, काफी कुछ हद तक इसका सही था, काफी हद तक सही था लेकिन फिर अच्छे से बता नहीं पाया उसको। एक्चुअली हुआ ये जिससे मैं उसको कंफ्यूज कर रहा था उसको, एक्चुअली ये वाला ग्रेविटी में कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटी नीचे अच्छा ना ऐसे ठीक है तो 0 है तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे ना तो ठीक है। लेकिन मेरा वाला देखिए ना, आप कहें कि मेरा वाला भी परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो ऐसा नहीं है तो तुम थोड़ी ले जा रहे हो, मैं ही तो ले गया था तो मैं तो चलाया हूँगा। तो जब मैं फोर्स इधर लगाया था एक तो mg को भी बैलेंस किया होगा दो बार, एक्चुअली सही में चलाया भी होगा, लेकिन जब चलाया था ना इधर तो सही में मैं पॉजिटिव रोटेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी आया था, सही में आया था और सही में काम किया था। लेकिन जब रोका था ना, जो बता रहा था जब लास्ट में मैं ही रोका भी था तो जा रहा था उधर ही, अब फोर्स लगा रहा था इधर, दिख नहीं रहा था वैसे, अब इधर लगाऊंगा तभी तो रुकेगा यार। तो जितना प्लस किया था उतना ही क्या कर डाला, और नेट कितना हो गया, इस तरह से 0 हुआ। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब मैं कुछ प्लस वर्क डन किया, बाद में क्या कर डाला माइनस, और नेट मेरा कितना हो गया 0। दिस इज ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरी। यहाँ पे ब्यूटी है उसकी, बिना इस वेरिएबल फोर्स को जाने कि मैं कैसे बदला हूं, मैं बता दिया कि मेरा वर्क डन 0 है, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रूव किया गया है ना, प्रूव किया गया है तो गलत कैसे हो सकता है? प्रूव नहीं किया होते तो गलत भी मान लेते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको बल्कि हिस्ट्री में थोड़ा आपको लेके जाना चाहता हूं, जाना चाहते हैं आप? तो 400 BC बिफोर क्राइस्ट अरिस्टोटल 300 BC 400 BC उसमें जाएंगे तो सबसे पहले इस तरह की बात, वर्क टाइप की बातें अरिस्टोटल किए थे। फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, 700 के अराउंड और भी बातें आई, लेकिन गैलीलियो भी बहुत काम किए इस पे। और जब बात आई थॉमस यंग की, तो उन्होंने पहली बार एनर्जी टर्म दिया। थॉमस यंग 1807 19th सेंचुरी के शुरुआत में लगभग उन्होंने ये नाम दिया। उसके बाद ये चीजें चलती रही, लेकिन इससे पहले विज़ करके एक्सप्लेनेशन लैटिन वर्ड में था, लिविंग फोर्स के नाम पे लेब्निज इस पे काफी काम कर चुके थे और कहे थे कि जो हम ट्रांसफर करते हैं एनर्जी वो मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर होता है। बाद में गड़बड़ी आई कि जो कहे थे उसमें 1/2 का डिफरेंस था, तो केवल कितना कहे थे mv स्क्वायर, मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर की बात किए थे। वो कहे थे कि जब हम किसी चीज को सरका देते हैं ऐसे, तो जो उसका मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर है उसको फ्रिक्शन खा जाता है, उल्टा फोर्स करता है इस टाइप का रेजिस्टेंस फोर्स। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाद में प्रूव हो गया कि उनमें थोड़ा सा गड़बड़ी थी, 1/2 वाला छूट गया था।
क्योंकि उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं था, ना ही उसके उनके पास कोई प्रूफ था। कितने विजनरी रहे होंगे कि इसकी बात कर रहे थे मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर की। यहां तक कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आइंस्टाइन तो बहुत बाद में आए और उन्होंने पूरे मास को, शायद हो सकता है कि लेबनिज से ही डिराइव चीजें हो, इस तरह की बात सोचे होंगे मे भी वहीं से, कि mc स्क्वायर में तो 1/2 होता ही नहीं जब मास को एनर्जी में कन्वर्जन की बात होती है। तो हो सकता है कि जब इस लेवल पे बात हुई होगी तो ऐसा सोचे होंगे और ये प्रूफ भी हो गया। और इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा भुगतभोगी जापान है। जापान से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता होगा mc स्क्वायर को, हिरोशिमा नागासाकी है। हाँ, तो इस पे नहीं जाते हैं अभी। तो ये लेबनिज इस पे बात किए mv स्क्वायर, मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर। बाद में जोसेफ पिस्कॉट जूल, जो मैकेनिकल को हीट तक की बात की, ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके अनुसार यूनिट का नाम पड़ा है जोसेफ पिस्कॉट जूल, जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी के अराउंड का काम हुआ है। लेकिन सीरीज ऑफ साइंटिस्ट हैं, केल्विन है, क्लासियस है, नर्स्ट हैं, स्टीफेंस हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया इसमें। ये एक दिन का काम नहीं है, सब चीजें जो आसानी से हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बहुत दिनों का एक काम है ये। तो किस तरीके से अरिस्टोटल थोड़ा स्टार्ट किए, लेबनिज ने इसको विस वीवा करके लिविंग फोर्स के नाम पे बातचीत किए, कि बाद में इसको एनर्जी का टर्म थॉमस यंग ने दे दिया। फिर किस तरह से मैकेनिकल को हीट से रिलेट करके जूल, पिस्कॉट जूल ने के नाम पे जूल यूनिट भी बना और रिलेट किए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से हीट थर्मोडायनेमिक्स में क्लासियस, स्टीफेंस, नर्स, बहुत सारे लोगों का काम रहा। और फिर हम लोग यहाँ तक कैनॉट का, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। कितना एडवांसमेंट इन सालों में हुआ है, 200 सालों में, 300 सालों में। और इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे तब तो सेमीकंडक्टर और डिजिटल वर्ल्ड का तो पिछले 50 साल मान लीजिए, 40-50 साल। देखिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जिसकी बात करते हो बहुत दिन से बात चली आ रही है, एनर्जी की बात बहुत दिन से चली आ रही है। अब हमको ये बताइए, व्हाट इज इनिशियल काइंड एनर्जी, व्हाट इज फाइनल काइंड एनर्जी, चेंजिंग काइंड एनर्जी, टोटल वर्क डन, वर्क डन में ग्रेविटी, वर्क डन में ग्रेविटी जीरो ही है। देखो ना, ऐसे ऐसे चलने से नहीं होता, ठीक है। मैं बड़ी खतरनाक ढंग से ले गया था, ये तो मेरा कोर्स ले गया था। सो इनिशियल काइंड एनर्जी जीरो, फाइनल काइंड एनर्जी जीरो, चेंजिंग काइंड एनर्जी जीरो, टोटल वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो एंड माय वर्क इज जीरो। क्यों माय वर्क इज जीरो? अरे दो ही लोग कर रहे हैं काम, तो ग्रेविटी का जीरो, मेरा भी तो जीरो होगा। ग्रेविटी का जीरो होगा और मेरा जीरो नहीं हुआ तो चेंज का जीरो फेल हो जाएगा। फिर तो बोलो, अब हम लोगों का वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद हम लोगों का काम बचता है एनर्जी को समझना, जिसमें एनर्जी टर्म इसमें आ चुका है। कोई एनर्जी को डिफाइन करे, कोई है? व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क, रट लियो, समझ हैं? और कुछ कोई बोला था इसके अलावा कैपेसिटी टू डू वर्क? एनर्जी टर्म तो आया हमें इसमें, तो डिफाइन तो करना पड़ेगा, हैं? तो कोई और बताए कैपेसिटी टू डू वर्क के अलावा कुछ और बताइए। अच्छा, ये गलत है एक चीज, लेकिन ये इतना छोटा है ना कि हमको बड़ा खराब लगा है। हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। कोई और बोलना चाहता है? कोई है माइकल जलाली? क्या बात? चलिए मैं बताता हूँ। जिस तरह का मैं आपको हिस्ट्री बताया कि किस तरीके से इस तरह की बात होती रही,
उसमें एनर्जी, पहले तो बाद में हम लोग बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म बनाए, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मास एनर्जी, स्पेस एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एवरीथिंग। मतलब कि यदि मैं आज कहूं कि कितने तरह की एनर्जी की बात होती है तो सच ये है कि इनफाइनाइट तरह का। हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर कुछ और भी एनर्जी की बात हुई हो जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास न आया हो, लेकिन अल्टीमेट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी जो इस हीरो में दिखा था। एक तो ये भी समझना है आपको। दूसरा, जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी बनाए गए वो स्पेसिफिकली उस फील्ड को स्टडी करने के लिए, ताकि आसानी से अंडरस्टैंडिंग बन पाए, इसलिए अलग अलग बनाए गए। नहीं तो सच ये है कि अल्टीमेट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक पॉइंट है ना। तो अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी। तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, वो तो वही आसान बनाने के लिए किया गया था। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बेस्ड है, देखेंगे बाद में, जो वर्क डन को ही कहा गया। ये देखो ना, थ्योरम देख लो, वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना ये। हाँ, तो इसी में वर्क डन को क्या कहने लगे, कुछ वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कहने लगे। पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहने लगे। हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को जो पढ़ते हो क्या है, वो मॉलिक्यूल का ना जो एटम सब है उनका काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हम लोग बाद में। तो कुल मिलाकर फिर से लग रहा है काइनेटिक एनर्जी, जहां देखो वही काइनेटिक एनर्जी है ना। थोड़ा सा गड़बड़ी कहां आती है, फोटोन में, जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होने लगता है ना। तो एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाए, अब ये हमारे सामने चैलेंज है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क ना, तो ठीक है ये, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। एक तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पर क्वांटिफाई नहीं किए, उसको डिफाइन नहीं किए, क्वांटिटी के रूप में, क्वालिटी के रूप में रहा, लाइक वेव्स, ग्रेविटेशन, है ना, इस तरह का। लेकिन यदि क्वांटिटी के रूप में कर दिए तो उसका यूनिट बनाए, उसको क्वांटिटी की तरह देखें। सो एनर्जी इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी by performing work or to heat or cool the body. Right on it? क्लियर है इसको? समझ में कम आएगा, मैं जानता हूँ। Yes sir. बस सुन लिए होगे, लगा वो कुछ बोला गया है। Yes sir. पढ़ लिखो। एनर्जी लिखना है, एनर्जी। हम लोग का टॉपिक हो गया एनर्जी। देखो कैसे एनर्जी को छोड़ दे रहा हूं मैं, लिखना नहीं चाहता दोबारा, ठीक है। स्मार्ट लोग बोलते हैं एनर्जी के नीचे एनर्जी इज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी energy is quantitative property which is used to transfer itself। अच्छा ये देखिए, अपने लिए ही मैं बोल रहा हूं, itself which is used to transfer itself to by performing work or to heat or cool the body।
अच्छा कॉमा देके फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी भी लिख सकते हो, वैसे शुरू में लिखना चाहिए था ना, तो ऐसे लिखना चाहिए था कि एनर्जी इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि देखो मैं इसको सोच के बता रहा हूँ, जैसे आप लोग का कैपेसिटी टू डू वर्क ऐसे, सो एनर्जी इज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी बाय परफॉर्मिंग वर्क और टू हीट और कूल द बॉडी, ऐसे। सो ऐसे ठीक है, लास्ट में कॉमा देके लिख ली तो भी ठीक है, उसमें आ ही गया होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। क्लियर हुआ क्या? यस। अब बात हुई कि कितने तरह की एनर्जी होती है, एनर्जी की बात हो गई। अच्छा इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं जो बहुत चर्चा के बाद ये आ पाया, काफी बाद में, कि टोटल एनर्जी कंजर्व। आसान नहीं था ये स्टेटमेंट। So energy neither can be created nor destroyed. It can be transformed from one body to one form to another. ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, जो कि जानते होंगे, समझते कम होंगे आप लोग, जानते होंगे, फैसिलिटी होंगे आप लोग, जानते हैं, समझते ही हैं। हाँ कौन समझता होता है? हाँ रेवरेंड कौन समझता है? बस हो गया, बोल गया, तो जानता कि बस चिल्लाते हो, जानते हो नहीं। सत्य तो है कि तुम अपने बारे में बहुत कम जानते हो, एनर्जी के बारे में क्या घंटा है ना, आप अपने बारे में ही बहुत कम जानते हैं। क्या चीज? क्या समझाएंगे सर इसमें? क्या? अच्छा ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन वाला कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना इजी है, इसको समझना है ना। एनीवे सो एनर्जी जो मैं बताया कि कंजर्व है, कांस्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्म होता है एक फॉर्म से दूसरे, और ये आसान नहीं भी होता है और होता भी है बहुत सारी जगह। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है व्हिच मेजर्स रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये चीजें इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारा है, जिसके कारण ही इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, भले ही डिस्ट्रॉय ना हो ना क्रिएट हो, लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं रह जाता। और कन्वेंशनल एनर्जी जितनी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि 2050 तक जितने भी कन्वेंशनल एनर्जीज हैं, लाइट, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो कच्चा तेल है, चाहे वाटरफॉल से एनर्जी है ना, ये सब चीजें जो बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस हो रही हैं, सब क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। और मजबूरी में हमें किसके पास डिपेंड करना होगा? सोलर एनर्जी, व्हिच इज वेरी कॉस्टली, लेकिन अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। और मैट्रिक्स मूवी में बहुत सारे लोगों का हाइपोथेसिस है कि सबकी अपनी लाइफ होती है, तो यदि अभी जो जिस तरह से हाइड्रोजन मिल के हीलियम बन रहा है सन में, कुछ बिलियन ईयर्स बाद सन तो रहेगा मास उसका, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता रहेगा, अर्थ तो घूमती रहेगी, लेकिन सनलाइट नहीं आएगी, जिसके कारण यहाँ पे जीवन हुआ और है। तो तब एनर्जी के लिए हमारे पास क्या सोर्स होगा? तो इसीलिए बहुत ज्यादा सनलाइट से भी कहीं ज्यादा एनर्जी की बात E बराबर mc स्क्वायर से होता है। और यही रीजन है कि मनमोहन सिंह की सरकार दांव पे लगी थी 2035 में न्यूक्लियर डील वाली बात, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ऐसे भी लोग रहे हैं जो अपने सरकार को भी दांव पे लगा देते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द कंट्रीज पीपल, है ना। तो आसान नहीं होता ऐसे। बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह को बड़ा खराब मानते हैं, उनको पता नहीं होता ना, वो नॉलेज बड़ा कम होता है, गोबर टाइप ज्यादा लोग इस दुनिया में। तो मनमोहन सिंह को लोग मनमोहन सिंह कहते हैं। और आपको सरप्राइज हुआ, जिस समय वित्त मंत्री थी ये, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, पूरी कंपनियां ध्वस्त हो रही थी, बहुत सारे कंट्रीज बैंकक्रप्ट हो रहे थे। उस समय इंडिया स्टेबल था केवल मनमोहन की पॉलिसी से 1993। तो ऐसे भी इस तरह के हैं, लेकिन इनको लोग अच्छा उस प्रधानमंत्री को अच्छा माना जो बड़बड़ाता जा रहा है
समझ रहे हो किसी बारे में बात कर रहे हैं? तो ये है कि एनर्जी हमें किस पे डिपेंड करना होगा? मां E बराबर mc स्क्वायर। किस पे? E बराबर mc स्क्वायर। जैसे एक पेन दिख रहा है आप लोगों को, यदि ये पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए कंट्रोल्ड वे में, किसमें? कंट्रोल्ड वे, तो हजारों साल तक पूरे इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सारे कंपनी फैक्ट्री कुल मिला के सबको एनर्जी दी जा सकती है। इसको हल्के में लगो E बराबर mc स्क्वायर से यदि पूरा लेकिन कंट्रोल में कन्वर्ट नहीं होगा ना, इतना आसान भी नहीं, पर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये बड़ा दिक्कत है। आपको क्या लगता है कि जो एटम बम पटका गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो इतना सा था रेडिएटिव एलिमेंट, तो पूरा कन्वर्ट हो गया था। वो माइरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो जापान वहां में गया था, वहां पे समुद्र होता है, उसका एक फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा फ्रैक्शन, infinitesimally small fraction of mass of that used radioactive element was converted into heat। अब कितना डिजास्टर्स इफेक्ट है कि आज भी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जो डी वॉल्टेज। तो लेकिन वही वाला बात, आसान नहीं है ना कन्वर्ट करना आसान नहीं है। पता है, जैसे मैं वो पूछा कि सर क्या दिक्कत है, क्या एक्सप्लेन करना है, मैं कहा ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ मच इट इज इजी टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, नहीं तो यही देखिए इतना ही मास बहुत है पूरा दुनिया बर्बाद कर देने के लिए। लेकिन बढ़िया है कि ये आसानी से नहीं होता है। और ये जो न्यूक्लियर डील हुआ था वो 2035 में क्यों शुरू होगा मालूम है? 2035 में शुरू होगा। डील ये हुआ है क्यों? क्योंकि ये पावर प्लांट कोयला वाला नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक आध दो पत्ता जल जाएगा, या ना ही कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला है कि मान लेगा तो एक तो इलेक्ट्रिशियन मर जाएगा करेंट। ये ऐसा पावर प्लांट है कि कहीं गलती हुई ना, मिस्टेक हुआ तो पूरा देश साफ होगा। तो कितना कंट्रोल की बात है, हाई कितनी सिक्योरिटी, कितने हाई लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऑटोमेशन इस लेवल का होना चाहिए कि जैसे कुछ चेन रिएक्शन हुआ उसको कंट्रोल, तो इतना आसान नहीं है ये। चेन रिएक्शन कितने देर में हो जाता है? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड होता है। कितने देर में होता है? और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, पूरा देश खत्म हो जाएगा, बस राख बन जाएगा। अब यही चाहते हैं ना, तो इसलिए 2035 ठीक है। तो एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर चुका हूं कि बहुत सारे टाइप्स इसलिए बनाए गए ताकि हम उस फील्ड को ज्यादा आसानी से समझ सकें। नहीं तो क्या वाला एनर्जी ही काफी है, काइनेटिक एनर्जी क्या वाला है काफी। सो टाइप्स ऑफ एनर्जी में टाइम हो गया। टाइप्स ऑफ एनर्जी में देखिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी देखिए, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मास एनर्जी, स्पेस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सब लिखते रहिए 50। इसको लिखते रहिए
आगे वेव एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो लिखिए वो दूसरी तरफ फिर देख रहे हैं। रिक्वेस्ट तो बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट इट। हाँ कविता तो हाँ सुना ना बस ये देखिए। तो मैं आपको क्या बता था कि अलग अलग फील्ड को समझने के लिए अलग अलग बनाए हैं, जबकि अंदर में वो रियली में काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट टाइप एनर्जी के अंदर इनफाइनाइट टाइप एक और चीज है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बल्कि ये को दोनों के सम को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दोनों के सम को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा 1/2 mv²। इसके इतिहास के बारे में बात हो चुकी है कि किस तरह से लेबनिज ने क्या कहा था, किस तरह से बाद में देखा गया कि इसको डिफाइन। अच्छा हाँ, यदि मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज, अच्छा ये तो आया था ना, एक्सप्रेशन आया था यार, डेरिवेशन में एक्सप्रेशन आया था 1/2 फैक्टर आ गया जो लेबनिज का गलत हो गया, लेकिन उनको इस लिहाज से बड़ा माना जाएगा कि उन्होंने आइडिया दिया था। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करें। What is kinetic energy? Energy due to motion of the body is known as kinetic energy. Write down it. कहीं पे डिब्बे में लिख लो। Energy due to motion of the body. Energy due to motion. Energy due to motion of the body is known as what? Kinetic energy. Energy due to motion of the body is known as काइनेटिक एनर्जी। मतलब मोशनल एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट इधर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह का? इनफाइनाइट तरह का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एंड सो ऑन। कितने तरह के पोटेंशियल एनर्जी? लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि हम मैकेनिक्स में केवल यही पढ़ेंगे, इसको हीट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साउंड एनर्जी को साउंड वेव में पढ़ेंगे, मास एनर्जी को मॉडर्न में पढ़ेंगे, स्पेस एनर्जी को पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन में आएगा, बाइंडिंग एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी मॉडर्न में पढ़ेंगे, सब अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन 90% क्या पढ़ेंगे हम? 90% अपने कोर्स में जेईई में एडवांस्ड और नीट्स पूरा इस इंटरमीडिएट लेवल पे मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, जो किसका सम होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह का होता है? जिसमें 90% ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे, जो मैकेनिक्स में होगा। 10% में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा, बस। बाकी पोटेंशियल एनर्जी और भी होता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत है। तो वो नहीं, तो ये देखिए कि गहराना नहीं है, बहुत सारा है। इसमें से हम लोग 90% ये पढ़ेंगे, उसमें भी 90% ये पढ़ेंगे। ये आसान है। अब क्वेश्चन ये कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी तो हो गया, मैकेनिकल एनर्जी भी जानिए। What is mechanical energy?
Mechanical energy is nothing but sum of two energy, potential and कितना दिस मैकेनिकल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया तो पोटेंशियल नहीं पता ना, और इस पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा हाँ एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, और चेंज ना हो तो पोटेंशियल की बात नहीं होगी। काफी कुछ हद तक ठीक था वैसे। जो सिस्टम है ना, उसके पार्टिकल्स, उसके कंपोनेंट, उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट कैसा है उस पे डिपेंड करता है। ड्यू टू दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल। राइट ऑन इट, पोटेंशियल की लास्ट लिखिए, अंतिम बात लिखिए, उसके बाद कविता सुनिए मेरा। हाँ पोटेंशियल लिखिए, एनर्जी due to configuration of all the particles of the system is known as energy due to configuration। configuration की जगह क्या भी वर्ड यूज कर सकते हैं, arrangement। energy due to configuration of all the particles, energy due to configuration of all the configuration या arrangement दोनों एक बात है। किस तरह से अरेंज है उससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है डिफाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल। सो एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम लोग आज काफी डिटेल में इस चीजों को समझने की कोशिश किए। हमने पहले पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तब आपको कविता सुनाते हैं। ये देखिए, ये देखो मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि वर्गन को न ले तो, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्गन रिलेटेड है। हम लोग किसी वर्गन को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे वहां पे ग्रेविटी का। देखिए इस तरह से दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। जब ये फुल है तो ये पूरा जीरो, ये फुल है तो ये पूरा जीरो, बीच में आधा आधा, ये 90 है तो ये 10 है। यदि 100 मान ले तो ये 100 है तो ये 0 है, तो टोटल कितना हुआ 100। इस सम का 100 इज मैकेनिकल एनर्जी। कम हुआ 90 है तो 10 हो गया होगा। ये 85 तो वो 15, ये 50 तो वो 50, ये 35 तो वो 50, ये 5 तो वो 50, अच्छा ये 1.5 तो वो 1.5 तो 2.5, ये 1.5 तो कितना, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। ये वाला रोटेशनल में हम लोग देखेंगे, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और हम लोग देखेंगे रोटेशनल में इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान नहीं है, क्योंकि हर छोटे छोटे पार्टिकल का स्पीड अलग अलग है। बात नहीं, इधर देखो, ये मैं इसके कौन सा पार्ट दिखाया हूं, ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये देखिए ये नीचे जा रहा है, ये इसका स्पीड बढ़ रहा है, यहां से रफ है, ये जो सरफेस है वो रफ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले काइनेटिक पोटेंशियल वाली बात यहाँ तक हुई है, वो देख लीजिए। और फिर उसके बाद होती है फ्रिक्शन का वर्क डन और टाइम टेकन, ना ऐसे टोटल मैकेनिकल क्या, टोटल मैकेनिकल नॉट टाइम टेकन, ये टोटल मैकेनिकल कैसे तो लॉस था। ध्यान से देखो, जब ये नीचे आ रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे अगले क्लास में कम हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी यहां से देखो, जब यहां से ये नीचे चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन
रफ पे ना, फिर जाके यहाँ पे स्टॉप हो गया, रिटार्ड हुआ ना यहाँ से, है ना? तो ये कौन खा गया? फ्रिक्शन। देखेंगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरी मैकेनिकल एनर्जी को जीरो कर दिया गया बाद में। नहीं तो मैं वही बोल रहा कि एमजी का मैं वर्तन की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगले क्लास में यही देखेंगे कि किस तरीके से किसी वर्तन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहने लगते हैं। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए जब ऊपर चढ़ते हैं तो दिखा चुका हूं ये, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर जाता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक कम होता है, काइनेटिक बढ़ता है तो पोटेंशियल कम होता है। सो ये देखो काइनेटिक एनर्जी यदि जीरो है, यहां से शुरू करते हैं ना स्लाइड, इसको छू दीजिए से। काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल की किसी डिफरेंस से स्टेटमेंट बड़ा समझ सकते, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ो तो मानना कि यहां से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया कितना है 100 जूल, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं क्योंकि रेस्ट में है, तो टोटल मिला के कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी है 0 जूल, तो जो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? तो मैकेनिकल एनर्जी कितना है? 100, और ये 100 ही अब हमेशा रहेगा। जैसे बीच में जब सरका होगा यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया क्योंकि उसी को कन्वर्ट होना था, है ना? अच्छा यहाँ पर यहीं से रिप्लेस किया गया था, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व होना था, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में चला गया? देखिए काइनेटिक एनर्जी 100। अच्छा यहाँ पे देखते हैं फिर पर चढ़ा तो यहाँ पे स्पीड है इसके पास, स्पीड है, उसका काइनेटिक एनर्जी 75 जूल है। कितना है काइनेटिक एनर्जी? तो जरूर बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ताकि नेट कितना है। दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड काइनेटिक टू पोटेंशियल। क्लियर? यस सर। ये गोला मारा और किस तरह से कोलिजन का कन्वर्जन होता है काइनेटिक ये क्या एक्सीडेंट की तरह बहुत खर्चे हो गए, इतना बड़ा सा 40 केजी का गोला था और बहुत स्पीड से गया और इसके माना और इसका काइनेटिक एनर्जी 0 और किसमें चला गया? इनसे के काइनेटिक एनर्जी में हीटिंग पे चला गया, कुछ नहीं हुआ। वो स्लो मोशन में दिखा था और जीरो पे गलत था उधर गया, ये लोग पर खर्चा और बाकी सब उधर गया। अच्छा ये देखिए ये केमिकल एनर्जी, तीसरे से केमिकल एनर्जी जो ऊपर जाता है तो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ कन्वर्ट हुआ है जो लिखा है नेग्लिजिबली स्मॉल, हम उसको छोड़ दिए, नहीं तो क्या लिखना चाहिए था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गया ही तो है ऊपर, हाँ तो भी लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस हाँ ये टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अभी बात कर रहा था कि अच्छा इसको बताने की जरूरत है, इसकी बात हो चुकी है। बहुत सारा एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी छूट गया था, लाइट एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब तो बात तो हुई थी। हाँ ये कंट्रोल एनर्जी बचपन से पढ़ गया लेकिन जानते नहीं होगे ना। चलो ये देखो ये जो पार्टिकल है ना वेव मोशन डेली में मेरा जो साउंड आप तक पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है वो जान लो ताकि तुम वेव पढ़ना तो आसान हो। हर पार्टिकल अपनी जगह ऐसे ऐसे करता है, कंप्रेशन या फ्रैक्शन होता रहता है। ये देखिए ये एक पार्ट चल रहा है, देखो डेंस चल रहा है, इसमें डेंसिटी दिख रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पे हिलता है ऐसे और
पार्टिकल अपने ही जगह ऑसिलेट करता है, मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करता है, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होता रहता है, और इस तरह से साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। कान में ऐसे एक सेंसर लगा होता है जो इसको भी लेता है ना, आपको ब्रेन को भेजता है डेटा। ये जो हीट जलता है किस तरीके से आपके हाथ तक गर्म हो जाता है कंडक्शन वाला, एक्चुअल में ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से ऑसिलेट होता है अपनी जगह, वो दूसरे को ट्रांसफर करता है। क्या किसे ट्रांसफर करता है? मोमेंटम और एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी, और फिर यहाँ पे आपके हाथ तक पहुंचता है। क्लियर? तो किस तरह से आपके हाथ तक पहुंचता है वो इसमें मैंने दिखा था, और अल्टीमेटली ये काइनेटिक एनर्जी था। तो अब वो सुन लीजिए, गाना सुन मैंने अपने जीवन में पढ़ाई वाले फील्ड में तो मैं अपने टीचिंग करियर में 15 सालों में हर साल नई नई कविताएं लिखा, लेकिन इससे अच्छा नहीं लिखा। वैसे बाकी सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे न्यू ईयर में, लेकिन इससे अच्छा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें आपके ओवरऑल अपब्रिंगिंग की बात हुई है, आपके आगे की पूरी प्लानिंग, चाहे वो पॉलिटिकल आपके व्यूज हो, चाहे सोशल आपकी रिस्पांसिबिलिटी हो, चाहे जर्नी कितना इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर मंजिल गोल, या फिर हमें हर पल को, हर मोमेंट को किस तरह से देखना चाहिए, इसमें सारी चीज कवर करने की कोशिश किया, इसलिए मैं इसको बेस्ट कहा। तो जहां पे आपको अच्छा लगेगा ताली बजा सकते हैं। सुनिएगा, नए साल पर हम सब मिलकर खुशियों का इतिहास लिखें। नए साल पर हम सब मिलकर खुशियों का इतिहास लिखें। चिंता छोड़ो बीत गया जो, आओ हम तुम कुछ खास लिखें। अंधा बनकर नहीं जिएंगे, तोड़ेंगे जंजीरों को। अंधा बनकर नहीं जिएंगे, तोड़ेंगे जंजीरों को। पर्दाफाश करेंगे सबका नकली संत फकीरों को। जो सच है सच लिख देंगे, जो सच है सच लिख देंगे। खुद ही खुद का विश्वास लिखें। चिंता छोड़ो बीत गया जो, आओ हम तुम कुछ खास लिखें। बात कर रहा जो बहुत सारे लोग मेरे हम लोग प्रिपरेशन इस तरह करते हैं कि आईटी में पढ़ने के बाद आप लाखों करोड़ों की नौकरी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अपने इंस्टिंक्ट को पहचाने, और आप लोग भी पहचानिएगा। ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड इस पे चर्चा हो रही है कि बच्चों का जो इंस्टिंक्ट है जिसके लिए बने हैं उनको ना आइडेंटिफाई करने का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और ना ही वो कर पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म दिया भी जा रहा है तो उस तरह का वे नहीं बन पा रहा है। तो बहुत चल रहा है कि केवल बिजनेस बिजनेस मनी मनी, इसके अलावा बात नहीं हो रही है ना। जबकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जिसके लिए बने हम हैं उसकी पहचान करेंगे हम। नए साल की बात कर रहा हूँ। जिसके लिए बने हम हैं उसकी पहचान करेंगे हम। राहों में रोड़े मिल जाए उसका निदान करेंगे हम। आत्मबोध है बड़ी चुनौती, आत्मबोध है बड़ी चुनौती, इसका भी एहसास लिखें। चिंता छोड़ो बीत गया जो, आओ हम तुम कुछ खास लिखें। भंवर जाल में नहीं फंसेंगे कुछ सामाजिक गंडों के, पॉलिटिकल चीजें। बहुत सारे लोग अपना जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, बजरंग दल और क्या क्या सब अपना उसी में। भंवर जाल में नहीं फंसेंगे कुछ सामाजिक गंडों के। झूठे राग अलापते रहते नीचे अपने झंडों के। इच्छा ज्वाला धिरक रही है। बर्निंग डिजायर को ट्रांसलेट कर रही है, जो कि हिंदी में कोई वर्ड नहीं होता ये, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में बर्निंग डिजायर होता है
तो उसी को मैं सीधा का सीधा ट्रांसलेट किया। इच्छा ज्वाला धधक रही है, कुछ तो नया प्रयास लिखें, चिंता छोड़ो बीत गया जो, आओ कुछ खास। और पता है डेस्टिनी, जो डेस्टाइन है, जो चीजें हैं जिसके लिए आप बने हैं वो बनेंगे ही। बस ये होता है, पता है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ रहता हूं कि मोटिवेशन के नाम पे लोग क्या कहते हैं कि दिल से मेहनत करो, पूरा जोर लगा दो, सब कुछ करो। हम कह रहे हैं कि 15,000 बच्चे पूरा जोर लगा देंगे, दिल से करेंगे तो सीट तो 10,000 है ना, तो 5,000 तो छटेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि आपको वो ना मिले, लेकिन कभी भी आपका प्रयास खराब नहीं जाता, क्योंकि वो सीख होती है और कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दूसरी चीजों में दिखेगा ही, उस रेशनैलिटी का जो आपका प्रयास है। और हो सकता है कि आप कुछ बड़ा बनने जा रहे होंगे। यदि लाल बहादुर शास्त्री का जो एग्जाम दे रहे थे टीटी का, तो बनाने का, तो एयरफोर्स का, तो नेवी का, यदि हो गया होता, अध्यापक का भी यदि हो गया होता, तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, कहीं कंडा पीट रहे होते वो, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो करप्शन वगैरह था, उनका हो ही नहीं रहा था। रेलवे में यहाँ वहाँ पूरा अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या बनना था, प्रधानमंत्री। मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। वो नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे ही कठिन परीक्षा है। हार को सीख लिखेंगे हम, हार को सीख लिखेंगे हम, जीत को दिल के पास लिखें। चिंता छोड़ो बीत गया जो, आओ तुम कुछ खास सीखें। मैं मंजिल की ज्यादा बात ही नहीं करता। साइंस भी पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भूल जाता हूँ कि मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं बस साइंस को आपके दिलों में जिंदा रखना चाहता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ। जो मजा यात्रा तय करने में नहीं है मंजिल पाने में, जो मजा यात्रा तय करने में नहीं है मंजिल पाने में, अंतर मन की सुंदरता से बढ़कर नहीं दिखाने में। हर दिन एक कहानी लिखते, हर दिन एक कहानी लिखते, हर पल को बिंदास लिखे। चिंता छोड़ो बीत गया जो, हर दिन एक कहानी लिखे, हर पल को बिंदास लिखे। चिंता छोड़ो बीत गया जो, आओ कुछ खास लिखे। नए साल पर हम सब मिलकर खुशियों का इतिहास लिखें।